सारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। राजनीति विज्ञान कैसे पढ़ी जाती है और कैसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार कहता हूँ कि पढ़ना एक कला है और पेपर सॉल्व करना भी एक कला है। यदि आप इस कला में पारंगत नहीं हैं तो आज के युग के जो पेपर हैं वो कितने कठिन और तो मैं कहूँ या ये कहूँ कि कितने फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट ऐसे मिक्स किया हुआ होता है कि कुछ सवाल तो ऐसे लगते हैं कि जैसे फंसाने के लिए ही बनाए गए। परंतु मेरा ये मानना है कि ढंग से पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरिट को होल्ड करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आज का जो पेपर है अपना जिसको मैं कहूँ कि जीएस का पेपर 2 जो है या बी है जो दूसरे दिन का, इसके कुछ खास बातें हैं। और इसमें एक बात तो यह है कि पॉलिटिकल साइंस के 25 से ज़्यादा सवाल इसमें आए और पहले में भी आए। यानी आप देख रहे हैं 1/4 पूरा का पूरा अकेला पॉलिटिकल साइंस लेके जा रहा है। और पॉलिटिकल साइंस में जो विद्यार्थी 25 में से 17-18 सवाल कर रहा है या 20-15-16 भी कर रहा है, मैं ये मानता हूं कि वो मेरिट में है। 15-16 भी कर रहा है वो भी मेरिट में है। तो पॉलिटिकल साइंस की अहमियत क्या है? केवल ये कहकर कि हार्ड है, ऐसे होता है, ये जरूरी नहीं है, ये संभव नहीं है, ये इतना कहकर छोड़ देने से कोई काम होना नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज के पेपर में जो सवाल आए उसका नेचर क्या है समझना। कई सवाल बहुत स्टैंडर्ड हैं, बेशक मानते हैं और होने भी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरिट जितना पेपर हार्ड होगा नीचे रहेगी, बस एलिजिबिलिटी चेंज होती रहेगी उसमें, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बात देखिए, पहला सवाल है विद्यार्थियों, भारत में संयुक्त राष्ट्र संपोषित विकास एजेंडा 2030, यूएनओ की मेरी लास्ट क्लास है ये, और बहुत अच्छी तरीके से इस क्लास पे मैंने डिस्कस किया है वित्त सार्वभौमिक सिद्धांत 2030 में, जिसमें सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया गया। एकदम ठीक बात है, सितंबर में ही सम्मेलन होता है, दिसंबर तक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 संपोषित विकास उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य एजेंडा का हिस्सा है। एकदम सही, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद तीसरी बात इसने जो कही है विद्यार्थियों, वो ये कह रहा है कि खुश से रहो, अर्थात लाइव विथ हैप्पीनेस। लाइव विथ हैप्पीनेस इसके एजेंडे का सीधा हिस्सा कहीं भी नहीं। हाँ, हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है मगर सीधा कहीं नहीं है, तो ये एजेंडे का सार्वभौमिक सिद्धांत अपन नहीं कह सकते कि है। लाइव उस पर सिद्धांत है, लाइव नो वन बिहाइंड, ये है सिद्धांत, डायरेक्ट है, तो ये गलत है। पहला और दूसरा सही, इसका मतलब उत्तर हो गया इसका 1 नंबर। दूसरा सवाल है, श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में स्थापित की गई एटक। क्लियर बात है, ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने कई जगह ये चारों पढ़ाता हूं। ऐसे चारों इसलिए पढ़ाता हूं जब प्रेशर ग्रुप्स की बात होती है तब इनको पढ़ाना पड़ता है। पहला ये है, ये पूछ रहे हैं सक्रिय कौन है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित किया गया और पहले फर्स्ट फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट भी लाला लाजपत राय साहब थे। ये ईटक जो है ये 1947 में कृपलानी जैसे लोगों ने और खासतौर से सुरेंद्र चंद्र बनर्जी जैसे, सुरेश चंद्र बनर्जी जैसे लोगों ने किया। ये बीएमएस जो है, बीएमएस जो विद्यार्थियों एक खास बात है, आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और जो हिंदू महासभा है ये समाजवादियों के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। ये प्रेशर ग्रुप्स है, सीधी सी बात है, ट्रेड यूनियंस है जो ईटक, एटक, बीएमएस एंड इसका सही उत्तर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920, फाउंडर लाला लाजपत राय साहब। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया, फर्स्ट टाइम, ये वेस्टफेलिया क्या है? वेस्टफेलिया वो संधि है जिसमें पहली बार विद्यार्थियों संप्रभुता और राष्ट्रीय हित की बात कही गई। पहली बार फॉर्मल रूप से राष्ट्रों की संप्रभुता को स्वीकार किया गया। वेस्टफेलिया प्लस गुट निरपेक्षता के रूप में चित्रित किया। यह पहली बार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है, 2003 में छपी थी। ऐसे एक लेख था, ये किताब तो नहीं कह सकते, इसको एक लेख कह सकते हैं। एक लेख था जो कांति वाजपेयी का है, नाम था ऑर्डर एंड जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन।
जिसके अंदर उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के साथ में गुट निरपेक्षता की नीति भी शामिल थी, इसलिए इसको कहते हैं वेस्टफेलिया प्लस गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किस वर्ष भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम लुक ईस्ट पॉलिसी कब शुरू की? 1991 के अंदर विद्यार्थियों पीवी नरसिंहा राव जी जो प्रधानमंत्री थे उस समय फॉरेन पॉलिसी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज माना जाता है इस टाइम का नरसिंहा राव का। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नवंबर 2014 के अंदर इसका काम एक्ट ईस्ट स्टेट के साथ, आसियान स्टेट के साथ अब काम करेंगे, ये पॉलिसी अपनाई जो 2014 में अपनाई गई, अर्थात उत्तर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा, मैं ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर रहा हूं, मैं सवालों के उत्तर देने आया हूं, डिस्कस उस समय करते हैं, मैंने नीचे पेपर सॉल्व कैसे होते हैं ये भी बताया है, मगर बात यह है कि यहां ज्यादा डिस्कस करूंगा तो आपको ऐतराज होगा, आपको ये लगेगा कि सर आप अपना नॉलेज झाड़ने में खड़े हो जाते हो। नहीं, मैं ये कहने के लिए हूं, तो मैं तो कहता हूं कि किसी के बूम में मत फंसो, आप जिससे अच्छा लगता है मेरी क्लासेज मेरे ऐप पर पॉलिटिकल पॉइंट पर चले जाइए, 40 से 50 वीडियो ओपन पड़े, नोट्स मेरे सब ओपन पड़े, आप खुल के देखिए, सब ओपन पड़े, आराम से आप देखकर फिर देखिए, और लगता है आपको कि 70-80% सवाल सीधे सीधे है, डायरेक्ट है, तो ही लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, मत लीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। और इधर उधर बूम से और ये प्रचार से फंस जाते हो, इसका मेरा कोई इलाज नहीं है। बाकी आप जानते हैं, नहीं जानते, जो स्टूडेंट के पास था उनको अच्छी तरीके से पता है, जो मेरे से इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल पढ़ा है उनको अच्छी तरीके से पता है क्या है, ठीक है ना। ये WTO जिसको, सॉरी वर्ल्ड बैंक जिसको आप कहते हैं, वर्ल्ड बैंक है ही नहीं, वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से फॉरेन पॉलिसी में जब आर्थिक नीति LPG पढ़ाया था उस समय मैंने आपसे बात कही, ये वर्ल्ड बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक समूह का नाम है जिसमें 5 संस्थाएं आती है, एक आती है IBRD, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसी को वर्ल्ड बैंक कई बार कहते हैं, इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इसके साथ और कौन सी संस्थाएं हिस्सा नहीं है, तो IFC है इसकी संस्था, सीधी सी बात है, 1955 के अंदर ये इसका इंस्टीट्यूट है जिसको वित्त निगम कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र, ट्रेड को लेकर यह काम नहीं करता, ट्रेड को निपटाने को लेकर यह काम नहीं है, इसका नाम है, जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्प्यूट है उनको निपटाने का काम करता है, तो यह गलत है। कितनी गड़बड़ की, ISID होता तो यह वाक्य इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होता तो सही होता। बहुपक्ष निवेश गारंटी एजेंसी MIGA बोलते हैं जिसको जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है और ये इसका हिस्सा है, क्लियर बात है, 88 में बनाया गया। और विकास निगम IDA ये भी इसका हिस्सा है, इट्स क्लियर, इसका मतलब यह है इसका कौन सा हिस्सा नहीं है, दूसरा। बहुत सिंपल सी बात है, अच्छे से ध्यान रखिए, IDA 1960 में बना है, ये 1960। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है IBRD, एक का नाम है IDA, एक का नाम है IFC, एक का नाम है ICSID और एक का नाम है विद्यार्थियों MIGA। ये 5 का समूह जो है वो वर्ल्ड बैंक कहलाता है, 5 के 5 ये वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। ये ऐसे सबसे पहले बनाई हुई है, IBRD 44 में बनाया गया, तो ये अपने आप में काम करती है, ठीक है, इट्स क्लियर। ये सवाल बड़ा सिंपल, और ये तो हर जगह पढ़ाया, कोई मैंने पढ़ाया ऐसी बात नहीं, हर जगह आपको जो वर्ल्ड बैंक पढ़ाएगा वो इन 5 समूहों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाकर ही पढ़ाएगा, अन्यथा वो पढ़ा पाएगा नहीं, ये बात में कोई है। देखो, सांस्कृतिक वैश्वीकरण के संबंध में कथन होगा, ये सवाल तो ऐसे कहां से जोड़ दे आप उसके मुझे नहीं पता, मगर पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसमें है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचनाएं, वस्तुएं और छवियां वैश्विक प्रभाव में प्रवेश करती है, राष्ट्रों, क्षेत्रों, व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को समतल करती है, ठीक बात, क्योंकि हम एक जैसे होते हैं, अमेरिका के जैसा हमारा ड्रेस सब चेंज होता है। हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, राइट, जो समरूपता और सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण की विविधताओं को उत्पन्न करती है, दोनों सही है, इट्स ओके,
इसमें दोनों ही वाक्य जो सांस्कृतिक वैश्वीकरण के साथ जुड़े हुए जटिल प्रक्रिया। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के अंदर राष्ट्रपति शासन वापस लेने की 2 अवसरों पर जारी की गई। ये ऐसा सवाल मुझे लगा जो दोनों का उत्तर एक तो ये कि रघुकुल तिलक के समय दोनों बार घोषणा वापस लेने की गई। एक तो रघुकुल तिलक को जब दूसरी बार 1977 में जब हमने राष्ट्रपति शासन को वापस लिया था उस समय रघुकुल तिलक थे, और दूसरा विद्यार्थियों तब तीसरी बार लगा था 80 में, उस समय भी रघुकुल तिलक थे, लगा तब भी थे और वापस ली तब भी थे, तो रघुकुल तिलक उत्तर एकदम सही। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई। ये भी रघुकुल तिलक है, सीधी सी बात है। तीसरी बार जो उद्घोषणा हुई थी 1980, 16 फेब 1980, उस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे और वापस ली गई 6 जून 1980, उस समय भी रघुकुल थे, तो इन्हें लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई। ये सवाल मेरे ख्याल से सवाल इधर उधर से मिक्स होते हैं, तब मिक्स कर दिए गए और उसमें ये सवाल मिक्स हुआ है। मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में कथनों पर विचार करिए। अर्हताएं किसके लिए हैं? विधान मंडल के सदस्यों की अर्हताएं होनी चाहिए, इस राइट होनी चाहिए। अनुच्छेद 190 के अधीन निरर्हताएं नहीं, 191 दल बदल अधिनियम मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया और विधायकों की अयोग्यता को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। 191 एक में है, अर्थात ये गलत, ये सही, उत्तर केवल एक सही होगा। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार यानी निर्वाचित सरकार जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई, उस विभाग का प्रभार में शिक्षा मंत्रालय किसको दिया गया था? नाथूराम मिर्धा उस समय शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। आपको बता दूं, इससे पहली जो सरकार थी उसमें कोई माथुर थे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कहलाते हैं, जो हीरालाल शास्त्री की जिन गवर्नमेंट बनी थी ना, उस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय वो माथुर साहब शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है का मतलब यह है कि ऐसा कौन से हैं जिसमें मुख्य सचिव उस समय वो नहीं थे। इसमें देखो, टीकाराम पालीवाल के समय शिवेश्वरकर थे, यह सवाल करने लायक नहीं था, ना मैंने पढ़ाया, ऐसे सवाल मैं पढ़ाता भी नहीं हूं और क्लास में स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं, ऐसा बहुत बार हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको मुख्य सचिव और सीएम के नाम याद रहेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट 2-4 का नाम याद रख लीजिए तो काम चल जाएगा। इन्होंने क्या क्या इस बार पर इंपॉर्टेंट पूछा ही नहीं, सब ऐसे पूछे जो याद रहने लायक नहीं थे। तो मेरा ये मानना है कि मैं स्टूडेंट को ऐसे जब पढ़ाता हूं तो मेरे वीडियो देखोगे तो मैंने कहा भी है, तो ये तो सवाल ऐसे मेरे पढ़ाने से नहीं आया, मगर इसमें है कि जब देखते हैं तो उत्तर मिल जाता है, वो बात भले ही आप कहें। तो ये बात है, शिवशरण माथुर के काम में टीवी जो रमणन थे ये मुख्य सचिव, ये गलत है, अर्थात तीसरा इसका युग्म सुमेलित नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद के हटाने पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति आदेश हटाया जा सकता है। ठीक बात, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाया जाए। किसी सदस्य को आदेश सीधे हटा सकता है यदि वो राष्ट्रपति की राय में मानसिक और शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर रहने के लिए अयोग्य हैं। तो विद्यार्थियों, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। देखो, इसमें किसी प्रकार की जांच की जरूरत नहीं होती और इसमें होती है, मगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में दोनों मामलों में, अक्षमता के मामले में भी और कदाचार दोनों के मामले में, आपको बताया जुडिशियल कमेटी बैठती है। उच्चतम राजस्थान उच्च राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में, यह सवाल बार बार देखो, जहां से सवाल बन रहा है उसी के सवाल आ रहे हैं वापस, आप देख रहे हैं। तो अगला जो पेपर करेगा उनको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेगा तो उसका काम बड़ा आसान हो जाएगा। कौन सा इसकी अन्वेषण दल है? मैंने आपसे क्लियर बात है, आईजी लेवल का अधिकारी होता है, इसका एक टीम होती है, अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्होंने यहां शब्द टीम किया है, जबकि यहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं उसको, तो इस है। राजस्थानी भाषा में परिवेदनाएं ग्रहण करता है, नो हिंदी। एक स्वशासी निकाय है, इट्स ओके। और सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, एकदम सही। यानी उत्तर इसमें कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? दूसरा कथन त्रुटिपूर्ण है, यह ध्यान रखने वाली बात। प्रशासन और संस्थापन संस्था, बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड पे मेरे देख लीजिए, हर जगह पढ़ा है, वीडियो ओपन पढ़े देख लो। 1994 का पंचायती राज अधिनियम में मैंने क्लियर कहा है, इसका हेड जो होता है विद्यार्थियों ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का, वो सरपंच, पदेन अध्यक्ष सरपंच होता है। कल यही सवाल,
कल भी ऐसा सवाल पूछा गया और आज भी सवाल पूछा गया। आप देख रहे हैं सवाल एक जैसे बन रहे हैं, तो आप टारगेट करिए, इन चीजों को टारगेट कर लोगे, पेपर अगला कर लोगे। दिमाग भी अपना, होशियारी भी यूज करो। राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब मुझे कई स्टूडेंट कहते हैं कि साहब आपने तो कल भी कह रहे थे कि मेरे 3 वीडियो डाले आपने विधानसभा प्रक्रिया नियमों के, और आप कह रहे हैं उसमें से देख लो, उसमें से देख लो। आज भी मैं कहता हूं कि आप ये सवाल और 66वां सवाल, दोनों ही सवाल एक ही वीडियो से, विधानसभा प्रक्रिया नियम फर्स्ट जो है, विधानसभा प्रक्रिया नियम का 1 नंबर वीडियो है, देख लीजिए। दोनों सवालों के जवाब आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। हुक मैंने कितने बढ़िया तरीके से समझाया है, क्योंकि मुझे पता है ऐप पर जाना लोग पसंद करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, क्यों करें, तो मत करो। यूट्यूब पे आपके नीचे की तरफ स्क्रैच करिए, नीचे देखिए प्रक्रिया नियमों का वीडियो मैंने केवल 1 महीना हुआ है डाले हुए पड़े हैं, और मैंने कहा है विद्यार्थियों को, मैंने कहा देख लो, फिर भी कम विद्यार्थियों ने देखा। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं यूट्यूब पे वीडियो से सवाल नहीं आते। एक वीडियो से 2 सवाल नहीं मिल जाए तो मेरी गारंटी देख लेना आप, मैं कोई कहने से नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ा है, मेरे कहने से थोड़े ही कोई आप करोगे। तारांकित प्रश्न लिखित उत्तर दिए जाते हैं, गलत हो गया। अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न, दोनों गलत, दोनों ही गलत। कितना ना तो 1 ना तो 2 सही है, दोनों ही सही नहीं है। बड़ा सिंपल वीडियो देख लीजिए। और विद्यार्थियों इसमें रूल नंबर 29 मैं आपको बता दूं, मैंने रूल नंबर 29, 31, 32 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत। तो आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 29 बहुत बढ़िया तरीके से देख लो, पता चल जाएगा। और मैंने बढ़िया तरीके से समझाया, वीडियो के अंदर देखोगे तो कितना बढ़िया समझाया, आपको पता चल जाएगा। और मैंने कहा सवाल पूछेंगे यहां से। सीधा सवाल एक और आ गया डायरेक्ट। राजस्थान विधानसभा सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभा के कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आप सोचिए। और सवाल जिसने सही किया है वो मेरिट में, और जिसने गलत किया है वो बाहर हो गया। इतना इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ये सवाल आते हैं ना तब अपन दावा करते आते हैं। बाकी वर्ल्ड बैंक के ये सवाल तो सबके आए हैं, इसमें क्या मैंने पढ़ा है इसलिए थोड़ी आया, वो सबके सवाल पेपर से आया, बड़ी बात नहीं। ऐसे सवाल जब निकलते हैं ना तब मजा आता है, हाँ यार सवाल तो ऐसे नहीं ऐसे होते। आमंत्रित की जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, अध्यक्ष नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैंने लिखा है प्रमुख सचिव, स्थान सूचना देगा। राज्यपाल सभा की बैठक बुलाने के लिए राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। ये गलत है, प्रिंसिपल से। परंतु कोई सत्र अल्प सूचना के लिए बुलाया जाए तो अध्यक्ष, ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में दोनों बातें हैं। सभा की बैठक की तारीख, समय, स्थान की सूचना उस ऋषि देगा जो राज्यपाल निर्देशित करे, नहीं अध्यक्ष निर्देशित करे। अध्यक्ष निर्देशित करे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलाए, दोनों ही गलत है। ए एंड बी दोनों गलत। उत्तर इसका 2 होगा। नीचे देख लीजिए, वीडियो नीचे डाला हुआ, विधानसभा प्रक्रिया नियम वीडियो नंबर 1 और रूल नंबर 3 बढ़िया से देख लो, पता चल जाएगा पढ़ाया कैसे जाता है। ये कह रहा हूं मैं, पढ़ाया कैसे जाता है और ठगा कैसे जाता है, ये तो अभी आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे हो तो आगे समझोगे नहीं, ये बात तय है। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 के प्रावधानों के कथनों पर विचार करना है। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 सदस्य। एकदम सही बात है, बड़ा सिंपल चीज है, बड़ी स्पेशल बात थी ये। और ये मैं आपको बता देता हूं, एक सेक्शन है इसका पीएससी का सेक्शन 38, जिसके अंदर पहली बार देश के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टेब्लिश किया गया था। उसमें ये लिखा गया था कि 5 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, उसमें एक अध्यक्ष होगा और उसकी जो नियुक्ति की जाएगी वो विद्यार्थियों राज्य सचिव, परिषद के राज्य सचिव, सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल जो हैं उसके द्वारा की जाएगी। तो एकदम सवाल एकदम सही, ठीक है। लोक सेवा आयोग के प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष, नॉट 5 वर्ष पद पर रहेगा, पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह बात ठीक है, 5 वर्ष के लिए रहेगा। यानी केवल एक सही है, 2 गलत है। निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार करिए और निम्न में से इन सिद्धांतों को ढूंढिए कि अम्बेडकर का। एक बात क्लियर बात है, गांधी का और इनका विरोधी इस पर था, ग्राम स्वराज पर सबसे ज्यादा विरोधी थे, शहरीकरण के पक्षधर थे। दूसरा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र,
क्लियर। नेतृत्व पूजा में अविश्वास प्रकट किया, क्लियर बात है। ये बड़ी सिंपल बात थी और अंबेडकर साहब की सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ये थी कि वो इस बात को नहीं मानते थे। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए, मुझे जो लगता है, सही उत्तर का चयन करो। ग्राम स्तरीय पद सोपान सही है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र ठीक है। नेतृत्व पूजा अविश्वास प्रकट करते थे, ठीक है। सामाजिक न्याय के आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र अविश्वास नहीं विश्वास प्रकट करते थे, ये नहीं। इसमें तो ये मानते थे कि ऐसा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इस दोनों के 1 और 3, इसका उत्तर होगा 1 और 3 में अविश्वास था। इनमें तो विश्वास था, इनमें विश्वास था। 1 और 3 कहीं है, 1 और 3 उत्तर 4 से। मिलाने की बात थी 1935 का अधिनियम, ये बड़ा थोड़ा सवाल था, मगर आप 1935 का अधिनियम मेरा ओपन पढ़ा है, देख लीजिए। जो इसका भाग 8 है, पार्ट 8, चैप्टर नहीं, पार्ट 8 है, वो फेडरल रेलवे अथॉरिटी से रिलेटेड है। जो 10 है वो विद्यार्थियों सेवाओं से रिलेटेड है, अर्थात सर्विस ऑफ जो क्राउन है, सर्विस ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड है। और संक्रमणकालीन प्रावधान जो हैं वो इसमें है और इसमें ये है। 11वें के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके एडवाइजर्स और उसका जो डिपार्टमेंट है, इससे एडवाइजर्स एंड डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है। अर्थात कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा 3, ये हो गया चौथा उत्तर सही, 94 में एकदम सही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कथनों पर विचार करिए। यहां फंसाने वाला सवाल पूछा गया था। क्या लिखा है 15 में? नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए नहीं। और पढ़ाया तब मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कहा, बढ़िया तरीके से कहा, ये नागरिकों के लिए है। 15 नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए नहीं। अर्थात ये गलत हो गया। दूसरा, 1593 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 5 में हुआ था, 2006 में लागू हुआ, जोड़ा गया था, जो राज्य की सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थाओं सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त भी और सहायता प्राप्त जो नहीं करती है, जो भले ही सहायता प्राप्त नहीं करती है, उनमें भी विशेष प्रावधान करता है। अर्थात ये भी गलत। सहायता प्राप्त तथा जो सहायता नहीं मिलती है वो भी, अर्थात दोनों गलत है। ये इस बार इस सवालों में खासी बात रही कि जहां पर दोनों गलत है, ये दोनों ही गलत है। ये क्योंकि यहां जो है निजी शिक्षण संस्थाएं, सहायता प्राप्त निजी नहीं, जो सहायता नहीं लेती है उसमें भी ये लागू होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत उच्च न्यायालय ने संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने के ये माना कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य के स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव मदद मिलेगी विद्यार्थियों? इसमें 2 मैंने केस बढ़ाए, जिसमें DS नकारा की मैंने इंपॉर्टेंट बात कही थी, मगर DD नकारा से ये जो डिसीजन है ये इसमें थे। एक्सेलवियर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का जो केस है, इसके अंदर यह डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था और महत्वपूर्ण डिसीजन था। तो इसका उत्तर 4। ये मैंने नहीं लिखाया है ना, ये एक्सेलवियर केस मैंने लिखाया इसलिए नहीं कि मैं जनरली सोचता हूं इतने केस कहां से लिखा है, मगर सवाल सेकंड ग्रेड में आ गया ये, तो अब मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भारत की दूसरी संप्रभुत्वधारी राजनीतिक प्रणाली के रूप में यह संकल्पना किसकी है? सुभाष पलसीकर जो हैं, इन्होंने 2017 के अंदर विद्यार्थियों पॉलिटिकल इकोनॉमिक वीकली के अंदर एक लेख लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने ये बात दिखाई थी कि जो मोदी की पॉलिसी है, क्या लिखा है? दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली, इंडिया सेकंड डोमिनेंट पार्टी, फर्स्ट थी कांग्रेस, सेकंड इज ए बीजेपी। इन्होंने बीजेपी की बात की। उन्होंने कहा बीजेपी ने हिंदुत्व और विकास को ऐसा मिला दिया है कि जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो देश के गद्दार, देशद्रोही समझे जाने लग गए। ये सेकंड डोमिनेंट
प्रणाली के रूप में बीजेपी उभर गई। खासतौर से यूपी इलेक्शन के बाद ये स्थिति उनके आई थी। तो यहाँ जो हिंदुत्व, विकास, राष्ट्रवाद, ऐसा इसने मतलब बना रखा है बीजेपी ने हुआ कि लोगों को लगता है, ये लगने लग गया है कि जो भी बीजेपी का विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है, ऐसा लगने लग गया है। डोमिनेंट स्थिति पैदा हो गई, प्रभुत्वकारी स्थिति पैदा कर ली है। ये इस पर डिस्कस किया गया था, जो कि सुहास पलसेकर ने किया था। लेख है, लेख के अंदर ये बात उन्होंने कही थी। भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस वाद के अंदर उद्धृत किया कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान और गरिमा के आर्टिकल अनुच्छेद 51 क खंड क के वर्णित अनुरूप है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ये बात अच्छी तरीके से समझाई थी और ये लिखाया है हूबहू नोट्स में, देख लीजिए। मौलिक अधिकारों के नोट्स खुले पड़े हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस इससे रिलेटेड था, जिससे आपको 26 जनवरी को विद्यार्थियों झंडा फहराने का और 15 अगस्त को घरों पर झंडा फहराने का राइट मिला, वो इसके अनुरूप मिला। हाँ, सम्मान होना चाहिए, ये बात अलग है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? मेरी नजर में देखो, मैं एक क्लियर बात बताता हूं, मानव उचित दशाओं की बात ही है ये, यानी 42 ही इसमें सही होना चाहिए और 42 को मैं मान रहा हूं। ये तो हो ही नहीं सकता, क्लियर बात है, समान न्याय की बात है, यहाँ है नहीं। और यहाँ भी मुझे नहीं लगता, ये भी नहीं लगता, मुझे लगता है 42 है ना। मुझे लगता है इस सवाल में जो बात है, मैंने ग्रेच्युटी की बात नहीं की, ये राइट है आपका जीवन का। और इसका उद्देश्य मैं ये कहता हूं कि ग्रेच्युटी मानव उचित दशाओं का निर्धारण करती है, अर्थात जो व्यक्ति काम कर रहा है। और रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी होती क्या है? जब रिटायर, उपलाभ बोलते हैं, उपलाभ यानी जब रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको तनख्वाह का एक हिस्सा उन्हें एडवांस दिया जाता है, मिल जाता है, बाद में वो कट जाती है, क्लियर बात है। तो ग्रेच्युटी वो जो है राइट उसका, ये एक मानव उच्च दशाओं से जुड़ी हुई बात है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के अंदर किस संघ शासित या प्रदेश में न्यूनतम है? विद्यार्थियों, मैंने मेरे ख्याल से ये सवाल आज नहीं, जब से कांस्टेबल पढ़ाता हूं या किसी भी टॉपिक में पढ़ाता हूं तो ये किया है, और मेरे ख्याल से इसको गलत भी किसी ने नहीं किया होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि सबसे कम है जो 7 इसकी है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है 8 है, 9 नागालैंड है, 7 सबसे कम सिक्किम की है, सबसे कम सिक्किम की। पुदुचेरी का जो मत मूल्य है वो है 16 और इसका है 58, यानी सबसे कम आपसे पूछा है, उत्तर था सिक्किम, जिसने, ये तो कोई मतलब बड़ी बात है ही नहीं मेरे ख्याल से। सबसे ज्यादा यूपी का है और सबसे कम इसका है, इसमें कोई मेरे ख्याल से किसी को कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि गलत सही क्या है, और आराम से किया है उसने। तो और मेरे ख्याल से सब बहुत अच्छी तरीके से सवाल किए होंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं कहूंगा आपसे कि बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, और यदि कहीं गलती हुई है तो निराश मत हो बंदे, तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है, न मेरे हाथ है न तेरे हाथ है। अब हमारे पास यही विकल्प है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ईमान से पढ़िए, बेहतरी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और एक ऐसी तैयारी करिए ताकि आपका बेस्ट बने। पढ़ाई को ऐसे करिए, मैं नहीं कहता इसमें 100% सवाल मुझे भी नहीं आते, सीधी सी बात है। इसमें जो सवाल है 100% सवाल तो मुझे भी नहीं आते, और 5-6 सवाल तो 3-4 सवाल तो ऐसे हैं जो मैंने भी देखे हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि यदि आप इसमें 25 सवालों में से यदि आपने 15-16 सवाल सही किए हैं तो आप मेरिट के टॉपर हैं। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। और इससे कम किए हैं तो हमने पढ़ाई की तैयारी कम रखी है। बाकी देखो कुछ सवाल एकदम अलग हैं, वो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। जैसे ग्रेच्युटी वाला है, ऐसे तो कोई, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि अब की बार आएंगे तब इससे हट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल बार आते हैं तभी तो पेपर कहलाता है। ठीक है, तो मेहनत करिए और खुश रहिए। जो भी बढ़िया है, पेपर अच्छे आ रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपके पास की पहुंचे, और मैं कितना सफल होता हूं ये तो आप जानते हैं। मस्त रहो, खुश रहो, और पॉलिटिकल साइंस परिवार से साथ जुड़िए। और जुड़ना तब चाहिए किसी भी परिवार के साथ जब वहां पर आपको बेनिफिट हो, अच्छा लगता है तो वो आप क्लासें देख के खुद डिसाइड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।